कर दो। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आपके प्लेन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2, वैसे तो ये 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 14 है, लेकिन प्लेन से रिलेटेड ये लेक्चर नंबर 2 है। और इस लेक्चर के अंदर बच्चों आज आपको इस टेबल को समझना है। जो टेबल आपके सामने बनाई गई है, आज का कंप्लीट लेक्चर इसी टेबल के ऊपर बेस्ड रहेगा और इस टेबल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समझनी है। लेकिन टेबल पे आने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर पे आते हैं। हमने कुछ बातें पढ़ी थी। नंबर 1, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी जो समतल की व्यापक समीकरण है वो मैंने आपको बताई थी। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए नॉर्मल। अब इसका बेसिकली मीनिंग आपको समझना है। यानी ए बी सी बच्चों, जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब के जो दिक् अनुपात है, उसका कहने का अर्थ क्या हुआ। यानी एक ऐसी लाइन, जैसे मान लीजिए वो आपका बोर्ड है, वो आपका प्लेन लेकर मैं चलता हूँ, तो एक ऐसा वेक्टर जो जैसे मार्कर है वो इस बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है, लंबवत है या नहीं है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होंगे, आपके ए बी और सी होंगे। ठीक है। और यदि आपको याद हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्लेन की नॉर्मल फॉर्म बताई थी। जैसे आप बच्चों हिंदी में क्या कहते हो, अभिलंब रूप, वो मैंने आपको बताया था r डॉट n कैप इक्वल टू p। यदि ऐसा हो तो हम क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल फॉर्म, जहाँ p क्या है, समतल की मूल बिंदु से लंबवत, यानी लंबवत दूरी होती है, दूरी यानी प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी आपका प्लेन ओरिजिन से जो डिस्टेंस रखता है वो क्या होगी, p होगी। अब इस जो जनरल फॉर्म बच्चों हम लिखते हैं, वहाँ पे p का बेसिकली मीनिंग क्या होगा, वहाँ पे p कैसे पता की जाएगी, तो यहाँ पे p पता करने का तरीका होगा वो देखो एक बार, क्योंकि जो कंप्लीट हम पढ़ेंगे उसके लिए पहले जनरल फॉर्म के बारे में आपके पास बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। तो जो जनरल फॉर्म होती है आपकी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, यही होती है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ कि d को इधर रखता हूँ, बाकी इधर से बन जाएगा माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू d। यदि इसे इससे डिवाइड कर दिया जाए तो ये स्टूडेंट आपका बन जाएगा नॉर्मल फॉर्म। ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है, इसकी नॉर्मल फॉर्म। यानी जो आपका p है स्टूडेंट, वो इक्वल होगा d अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मैं d को यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ। d स्टूडेंट यहाँ पे आपकी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। तो अब आपको एक बात समझ आ गई होगी, जो समतल की मूल बिंदु से दूरी है, यानी जो आपका प्लेन है उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, अब ज़्यादा d के ऊपर। तो यहाँ से एक बात क्लियर बच्चों हो जाती है कि यदि d 0 हो जाएगा, यदि d क्या हो जाएगा, 0, तो p का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बात समझ आई है नहीं, मेन बस यही बात समझनी है आपको। तो इसके अंदर आपको दो वर्ड समझने इस पूरी टेबल को समझने के लिए। नंबर 1, ए बी सी क्या है। ए बी सी एक ऐसे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है जो वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। जी ये बोर्ड आपका प्लेन है, तो जैसे ये इस डायरेक्शन में जो भी आएगा, चाहे उधर अंदर की ओर जाए या बाहर की ओर, ऐसे जो होगा वो परपेंडिकुलर है। ठीक है। और p 0 कब हो जाता है, जब d 0 हो गया तो p क्या हो गया, 0। यानी जो प्लेन है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, यानी जो मूल बिंदु से दूरी है बच्चों, वो क्या हो जाएगी, 0। और दूरी 0 होने का मतलब ये हो गया कि जो प्लेन है वो कहाँ से जाएगा, आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु से जाएगा।
तो जी बच्चों इतनी बात आपके माइंड में फीड हो गई है, तो अब आप एक मान के चल सकते हो कि ये जो आपके सामने टेबल बनी हुई है वो आपके कंप्लीट समझ आ जाएगी। ठीक है, आपके सामने बच्चों अब जो टेबल बनी हुई है ना वो आपके कंप्लीट समझ आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले d इक्वल टू 0, पहला केस हमने क्या लिया, जब d क्या हो जाए 0, तो इस इक्वेशन में मैं d की जगह जब 0 लिखूंगा तो मेरे को प्लेन कैसा दिखाई देगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। इसके जैसा बच्चों कुछ दिखाई देगा या नहीं देगा, तो दिखाई देगा। d 0 होते ही आपके p की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। यानी जो आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, उससे जो आपका प्लेन है उसकी डिस्टेंस 0 होते ही वो प्लेन कहाँ गया, आपके ओरिजिन के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो समतल है वो मूल बिंदु से गुजरेगा, यानी जो आपका प्लेन है पास्ड थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे आप यदि आप इंग्लिश में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, प्लेन पास्ड थ्रू ओरिजिन। बस समझ आ गई बच्चों। तो अब इन चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से समझना एक एक बात को। आपको पहली बात समझ आई या नहीं आई, तो आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चों हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें हमें कुछ इक्वेशन दी हुई मिलेगी प्लेन की, और उन इक्वेशन के आधार पे हमें उसके कुछ रिजल्ट पता करने होंगे, और इक्वेशन को देखकर उसके रिजल्ट क्या होंगे वो सब ये मेरे लिखे हुए हैं। पहला रूल समझ आ गया। सेकंड, अब मान लीजिए a इक्वल टू 0 हो जाए, a इक्वल टू बच्चों क्या हो जाए, 0 हो जाए। a इक्वल टू 0 होने का मतलब हो गया कि इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो क्या हो गया, 0। तो यहाँ से बच्चों आपको एक बात समझ आई या नहीं आई कि a इक्वल टू 0 होने का मतलब जो भी a b c आपके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो का मतलब कि आपका जो प्लेन है वो जो नॉर्मल है वो x y z तीनों पे आना चाहिए। अब यदि a 0 हो गया तो क्या वो x पे आएगा, यदि वो प्लेन के लिए a 0 हो गया तो क्या वो x पे आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं आने का मतलब ये तभी होगा जब आपका प्लेन है वो क्या हो जाए, पैरेलल विद x एक्सिस। क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे आपका जो नॉर्मल दिया हुआ है वो सिर्फ क्या दिया हुआ है, b और c दिया गया है। यानी एक ऐसा प्लेन है जिसके ऊपर सिर्फ y और z परपेंडिकुलर है, x परपेंडिकुलर नहीं है। अब बच्चों ध्यान से समझिए, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी प्लेन है बच्चों, जैसे मार्कर को आप देखो एक बार तीनों को इस तरीके से, भाई ये आपकी x एक्सिस है, ये y है और ये z है। ठीक है, जो आपका प्लेन का जो नॉर्मल है भाई वो क्या प्लेन के ऊपर कंप्लीटली नॉर्मल परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी वो x y z तीनों के अकॉर्डिंग आना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, y और z के अकॉर्डिंग। यानी वो x जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हुआ, वो सिर्फ y और z उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और y और z किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आपकी x के ऊपर। तो इससे रिजल्ट ये बन सक जाएगा कि जो आपका प्लेन है वो पैरेलल होगा किसके साथ है, x एक्सिस के साथ। सेम यही प्रोसेस। तो अब यदि b 0 हो जाए तो प्लेन यहाँ पे 0 कर दो b को, तो ये इक्वेशन होगी, और प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल विद y एक्सिस, पैरेलल विद y एक्सिस, और इस कंडीशन में हो जाएगा पैरेलल विद z एक्सिस। बस समझ आ गई। यदि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल a 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका प्लेन है वो हो जाएगा पैरेलल विद x एक्सिस, b 0 होने का मतलब पैरेलल विद y एक्सिस, और c 0 होने का मतलब पैरेलल विद z एक्सिस। ठीक है बच्चों, और d 0 था तो अब बच्चों इन तीनों केस को ध्यान से देखिए। जब d 0 हो रहा है, जब d 0 हो रहा है तो हमने लिखा पास्ड थ्रू ओरिजिन।
ये लिखा। A0 हो गया तो पैरेलल विद एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्स के समांतर। इन दोनों को जब आप कंबाइंड कर दो, मान लीजिए बच्चों ये आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है, यदि प्लेन इसके पैरेलल होता और ये इनके बीच की डिस्टेंस है d, कुछ ऐसा। अब यदि ये 0 हो जाए, d क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये जो प्लेन है वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। बस समझ आ रही है क्या? आराम से समझने की बच्चों कोशिश कीजिए। हमने पहले ये क्या लिखा कि एक्स अक्ष के समांतर है यानी पैरेलल है। अब बच्चों जैसे देखो ये दो लाइनें मैंने बनाई, ये दोनों पैरेलल है या नहीं है? है। इनके बीच की दूरी कितनी है? d। अब यदि d क्या हो जाए 0, d 0 होने का मतलब ये लाइन इसी के ऊपर आ गई या नहीं आ गई? ये लाइन भाई दो चीज़ें हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए तो मेरा हाथ है, ये दोनों भी ये पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, जब इनके बीच की डिस्टेंस 0 कर दूँगा तो एकदम ऐसे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ऐसे ही हो जाएंगे ना। तो यानी जो आपका प्लेन है वो कंप्लीट एक्स एक्स के ऊपर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? एक्स एक्स पे आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हो जाएगा प्लेन पास्ड थ्रू एक्स एक्सिस। अब सेम प्रोसेस बच्चों इन दोनों के लिए रहेगी, आगे हमें स्पेशली लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा है b = 0 हो तो y एक्स के समांतर है यानी पैरेलल है। d 0 होते ही बीच की दूरी 0 हो गई तो ये हो जाएगा y एक्स से गुजरेगा यानी पास्ड थ्रू y एक्सिस। फिर जो थर्ड है पास्ड थ्रू z एक्सिस। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी हमने क्या किया, प्लेन को कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया भी प्लेन की एक एक आपको कंडीशन समझ आ जानी चाहिए भी कहाँ कहाँ क्या चीज़ हो रही है। यानी बच्चों आपको इक्वेशन को देखकर ये पता करना होगा क्योंकि प्लेन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। देखो प्लेन की जो बच्चों जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + by + cz + d = 0। नंबर 1। नंबर 2 बच्चों आपको ये याद रखना है कि जब d 0 हो जाए तो आपका प्लेन ओरिजिन से पास होगा यानी मूल बिंदु से गुजरेगा। यदि a 0 हो जाए तो पैरेलल विद x एक्सिस। a और d दोनों 0 हो जाए तो वो x एक्सिस के ऊपर आ गया यानी x एक्सिस से गुजरेगा। b 0 होने का मतलब है पैरेलल विद y एक्सिस। b और d दोनों 0 होते ही वो y एक्सिस से जाएगा। c 0 होने का मतलब पैरेलल विद z एक्सिस और d 0 होते ही साथ में वो z एक्सिस से जाएगा। अब बच्चों आगे की बात देखो आपकी, जब b और c दोनों 0 हो जाए तब इक्वेशन बनेगी ax + d = 0। यानी जो आपका नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गई? a 0 0। यानी जो डायरेक्शन रेशियो में खाली कौन सा कंपोनेंट आ रहे हैं? एक्स एक्सिस वाले ही कंपोनेंट आ रहे हैं। y और z तो यहाँ से हट ही गए। यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कौन सी होगी? उसकी लंबवत लाइन एक्स एक्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आराम से बच्चों मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आराम से बच्चों मेरी बात को समझने की आप कोशिश कीजिए एक बार जो मैं बोल रहा हूँ। भी हमने क्या पढ़ा था कि जो a b c है वो क्या होते हैं? आपके नॉर्मल यानी अभिलंब के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि b 0 हो गया यानी जो y एक्सिस वाला वैल्यू है वो तो यहाँ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा यानी y, और c 0 होते ही तो अब खाली जो आपका प्लेन का जो नॉर्मल है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया? a के ऊपर ही डिपेंड हो गया। a यानी x एक्सिस के अलोंग आपको जाना है और जब आपको x अक्ष के अनुदिश जाना है तो यदि ये मान लीजिए आपकी x एक्सिस है कंप्लीट, तो जो प्लेन है पूरा उसका नॉर्मल x एक्सिस होगा। तो मैं दो बातें बोल दूं, या तो मैं ये बोल दूं कि जो ये मार्कर है, जैसे देखो ये मार्कर है, मैं बोल दूं बोर्ड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है, या ये भी तो बोल सकता हूँ
कि जो बोर्ड है वो मार्कर के साथ परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है, बात तो एक ही है। भी जैसे बच्चों आप जानते हो ये दो लाइनें हैं L1 और L2, भाई मैं ये बोल दूं कि L1 L2 के ऊपर लंबवत है या L2 L1 के ऊपर लंबवत है, बात तो एक ही है कि दोनों के बीच का कोण तो 90 डिग्री ही रहने वाला है। तो बस यही बात बच्चों हमने लिखी है कि यदि सिर्फ एक कंपोनेंट हो B और C 0 होने का मतलब ये हो जाएगा जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। इसी प्रकार सेम प्रोसेस से यदि A और C 0 आ जाएं, सिर्फ आपको B दिखे, सिर्फ आपको क्या दिखे, B दिखे, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। और आगे वाले के लिए क्या आ जाएगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर हो गई। अब आप आराम से इनको देखिए। देखो बच्चों मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर जाइए एक बार। ये x ये y, ठीक है। और एक बार बच्चों ये आपका जो मार्कर है उसे आप zx मान लो, मार्कर को। तो बच्चों देखो ये जो मार्कर है, जो दूसरा मेरे हाथ में मार्कर है, वो आप ध्यान से देखो, इस मार्कर के ऊपर परपेंडिकुलर या लंबवत है या नहीं है, ये लंबवत है ना। ये जो मार्कर है वो इस मार्कर के ऊपर लंबवत है या नहीं है। लेकिन इस बोर्ड के ऊपर क्या हो गया, बोर्ड के साथ ये क्या है, ये मार्कर पैरेलल यानी समांतर है या नहीं है। क्या कभी इसके ऊपर आएगा, यानी ये समांतर है। तो इन तीनों का एक रिजल्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ, इन तीनों के लिए मैं एक रिजल्ट ये वो एक्स एक्सिस पे पैरेलल होने का मतलब हो गया परपेंडिकुलर पैरेलल विद एक्स एक्सिस का मतलब हो गया वाई जेड प्लेन। अब आपको कि सर वाई जेड प्लेन क्यों लिया, क्योंकि जो मैंने डायग्राम बनाया था अभी देखो, तो ये x है ये y है, तो z पे परपेंडिकुलर होने का मतलब सिर्फ बोर्ड के ऊपर आ गया नहीं आ गया। और बोर्ड केवल जो आपका पता है ये टू डायमेंशनल होता है, यानी केवल द्विविमीय, ठीक है। तो इसको ये भी बोला जा सकता है, ये हो जाएगा पैरेलल विद एक्स जेड प्लेन। और इसका ये फॉर्म भी बन सकता है पैरेलल विद एक्स वाई प्लेन। तो बच्चों याद रखना ये सारी बातें। अब आप देखिए इन्हीं तीनों को देखिए, सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसमें ये क्या है, डी 0 हो गया। तो ऊपर वाले केस को देखो, जब भी डी 0 हो गया, अभी देखो सिंपल सी बात है बच्चों, भाई ये मान लीजिए सी जेड इस इक्वल के जेड है जो एक्स वाई प्लेन के समांतर है, एक्स वाई तल के समांतर है आपका। तो ये मान लीजिए जो मेरा हाथ है आप उसे एक्स वाई प्लेन मान लो, और ये कोई अदर है प्लेन है जो इसके पैरेलल है, इन दोनों के बीच की दूरी d है। जब ये d 0 होते ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ना। और एक दूसरे के जब ऊपर आ जाते हैं बच्चों, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, संपाती। क्या कहते हैं, संपाती। तो इसको मैं लिखूंगा कोइंसिडेंस विद एक्स वाई प्लेन। तो ये सेम लाइनें तो यहाँ पे चलती रहेगी, प्लेन बदल जाएगा वाई जेड प्लेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स जेड प्लेन। तो देख लीजिए बच्चों, ये बातें सारी की सारी आपको याद रखनी है। एक बार मैं ऐसे हट जाता हूँ, एक एक बात जो मेरी लिखी हुई है वो आसानी से आप देख लीजिए। रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, आपको एक एक बात याद रखनी है। बेसिकली समझा मैंने दिया है, लाइन हो गया। नंबर 1, जो प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0।
उसके बाद पहला केस हम पढ़ेंगे जब d 0 हो जाए तो जो समतल है वो मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। अब यदि a 0 हो जाए तो हम लिखेंगे जो समतल है वो x अक्ष के समांतर है, b 0 होते ही y अक्ष के समांतर, c 0 होते ही z अक्ष के समांतर है। a और d दोनों 0 होते ही x अक्ष से गुजरेगा, b और d दोनों 0 होते ही y अक्ष से गुजरेगा और c और d दोनों 0 होते ही z अक्ष से गुजरेगा। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद यदि b और c 0 हो जाएं तो डायरेक्शन रेशियो सिर्फ a आया, यानी x अक्ष वाला, तो यानी वो x अक्ष के लंबवत हो गया। by प्लस d है तो y अक्ष के लंबवत है और cz प्लस d है तो z अक्ष के लंबवत है। और d 0 होती तो जिनके वो परपेंडिकुलर पैरेलल था तो उनके साथ वो कोइंसिडेंस यानी संपाती हो जाएगा। तो बच्चों देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक एक बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यदि इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो अब हम जब आगे प्लेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टेबल अपने आप में आपके पूरे प्लेन को ज्योमेट्रिकली समझने में हेल्प कर देगी। यदि आप उसको ज्योमेट्रिकली फॉर्म में समझने की कोशिश करते हो तो ये मान के चलो बच्चों ये प्लेन से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होगी, परंतु आप सिर्फ इसको रटने का प्रयास करोगे तो बच्चों फिर इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात समझो, भी d 0 हो गया, d क्या ले रहे हैं, भी d 0 होते ही ओरिजिन से डिस्टेंस 0 हो जाइए, वो ओरिजिन के ऊपर आ गया। x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब भी डिस्टेंस होगी तो पैरेलल है, d 0 है तो वो ऊपर आ गया। तो बस सेम वही प्रोसेस हमने यूज किए, ठीक है बच्चों। तो आज का ये होमवर्क आप करेगा कि आपको इतनी बातें याद करनी है, और इतनी याद होने के बाद जो बाकी की जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।